खबरदार जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया। और भाभी आप यहाँ क्यों आई हैं? चलिए मेरे साथ, अभी घर चलिए। मैं आपको यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। नहीं विवेक, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो समाज मुझे हमेशा के लिए बदनाम कर देगा, मुझ पर लांछन लगा देगा। वैसे भी अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। समाज को रिश्ता चाहिए ना, तो सुनो, मैं अगले हफ्ते बारात लेकर आऊंगा और करिश्मा मैम को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। वैसे भी करिश्मा मेरा पहला प्यार है। आखिर ऐसा क्या हुआ करिश्मा के साथ कि उसके घर वाले उसे धक्का देकर निकाल रहे हैं, और क्यों विवेक ने उसे बारात लाने का वादा किया? कहां गया करिश्मा का पति? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी में। विवेक अपने दोस्तों के साथ कैंटीन के पास वाले पिलर के पास खड़ा था। उसकी नजरें लगातार कॉलेज के गेट की तरफ है। यार रंजीत, देख अभी तक करिश्मा मैम नहीं आई। रोज तो वो 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाती हैं। कहीं आज वो कॉलेज तो नहीं छोड़ नहीं? अबे ओ मजनू के अवतार, जरा सांस ले। वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, शायद किसी प्रोजेक्ट में बिजी होंगी। और वैसे भी तू इतना क्यों तड़प रहा है? क्या तुझे सच में लगता है कि वो तुझ जैसे फ्लर्टी बॉय पर ध्यान देंगी? अरे यार मजाक मत कर। तुझे पता है ना, जब भी मैं उन्हें देखता हूँ मेरी धड़कनें किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात में सिर्फ वही एक रंगीन तस्वीर है और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। अरे भाई देख, ये जो तेरा धड़कन पुराण है ना, इसे जरा जुबान पर भी ला। कब तक इन्हें अपनी सिर्फ आंखों से पिएगा? जा और कह दे मैम से कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। कैसे कहूँ भाई, वो सीनियर है, मुझसे बड़ी है और सबसे बढ़कर कितनी ग्रेसफुल है। उनके सामने जाते ही मेरी सारी फ्लर्टिंग धरी की धरी रह जाती है। तभी सफेद रंग की कुर्ती और जीन्स पहने, कंधे पर बैग लटकाए करिश्मा अपनी 2 सहेलियों के साथ कॉलेज के गेट के अंदर आती है। विवेक उसे देखकर कहता है, देखो यार वो आ गई। यार वो कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे अब देख मत, जा और आज बात कर ले, वरना फिर मत कहना कि हमने तुझे कहा नहीं था। ठीक है, आज आर्या पार, मैं जा रहा हूँ। विवेक जल्दी जल्दी लाइब्रेरी के अंदर जाता है, जहां करिश्मा टेबल पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। विवेक उसके पास जाता है। एक्सक्यूज मी करिश्मा मैम। हाँ, तुम विवेक हो ना, जूनियर बैच वाले? अरे मैम, आप मुझे पहचानते हैं? मुझे तो लगा कि आप मुझे जानती नहीं होंगी। पूरे कॉलेज में तुम्हें कौन नहीं जानता। तुम वही फ्लर्टी बॉय हो ना, जो हर दूसरी लड़की को नोट्स के बहाने रोक लेते हो। पूरे कॉलेज में तुम्हारे ही चर्चे हैं। नहीं मैम, वो तो बस मजाक है। असल में मैं वैसा नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे क्या काम है? हाँ मैम, मुझे साइंस के कुछ नोट्स चाहिए थे, वो बायोकेमिस्ट्री वाले। क्या आपके पास पुराने नोट्स रखे हैं? हाँ है, कल सुबह इसी वक्त मिलना, मैं घर से ले आऊंगी। अब जाओ, मुझे प्रोफेसर शर्मा की क्लास अटेंड करनी है। ऐसा कहकर करिश्मा चली जाती है और विवेक अपने दोस्तों के पास आता है। तब रंजीत उससे कहता है, क्या हुआ विवेक, बता दी तूने करिश्मा को अपने दिल की बात? नहीं यार, आज तो नहीं, बल्कि नोट्स मांग लिया है, पर कभी बताऊंगा, पहले वो मुझसे दोस्ती तो कर ले। ऐसा कहकर विवेक बात को खत्म कर देता है। अगले दिन विवेक करिश्मा के पास जाता है और उससे नोट्स ले लेता है। वो थोड़ी बातें करता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को विवेक अपने घर आता है तो देखता है कि हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर किसी मामले पर बात कर रहा था। विवेक को देखते ही उसकी माँ सुनीता कहती है, आओ आओ विवेक बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तेरे भाई के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता? वाह भैया, आपकी तो निकल पड़ी। कौन है वो बदनसीब जो आपसे शादी कर रही है? चुप कर माँ, देखो इसे कैसे बात कर रहा है। अरे बेटा विवेक, मजाक छोड़ो, लड़की बहुत खानदानी है, पढ़ी लिखी है। तुम्हारी बुआ बता रही थी कि उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारा विजय बहुत पसंद आया। ऐसा करते हैं, कल संडे है, कल उसे चलकर देख लेते हैं। माँ, क्या होने वाली भाभी की कोई फोटो है? अरे नहीं बेटा, तेरी बुआ जी ने फोटो तो नहीं भेजी, हम कल चलकर ही देख लेंगे। विवेक मुस्कुरा देता है। अगले दिन सभी लोग तैयार होकर लड़की देखने के लिए निकलते हैं। सभी उसके घर पहुंचते हैं, लड़की के घर वालों से बात करते हैं। तभी अचानक करिश्मा चाय लेकर आती है। करिश्मा को देखकर विवेक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, करिश्मा मैम आप यहाँ? अरे विवेक, तुम यहाँ? अरे क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? हाँ मम्मी, मैं और करिश्मा मैम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। करिश्मा मैम मेरी सीनियर है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि होने वाली भाभी और देवर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सभी इस बात से बहुत खुश थे कि विवेक और करिश्मा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। करिश्मा भी यह सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन विवेक के मन में तो जैसे तूफान उठ रहा था। वो अपने आप से कहता है, करिश्मा को भैया से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था। कहाँ मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वैसे भी अब करिश्मा मेरी भाभी बनने वाली है, तो आज के बाद मैं जब भी करिश्मा के बारे में सोचूंगा तो सिर्फ एक देवर की तरह ही सोचूंगा। इस तरह करिश्मा और विजय का रिश्ता पक्का हो जाता है।
अगले दिन रात के समय विवेक अपने घर की छत पर अकेला बैठा था, तभी रंजीत वहां आता है। भाई मैंने सुना है कि करिश्मा मैम के साथ तेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया, ये क्या हो गया यार? अरे मेरी किस्मत ने मजाक किया है मेरे साथ रंजीत। जिस लड़की को मैंने अपने दिल की रानी बनाया वो अब मेरी भाभी बनने जा रही है। तू मना क्यों नहीं कर देता? कह दे कि तू उन्हें पसंद करता है। नहीं रंजीत, मेरे भाई की खुशी सबसे बढ़कर है। विजय भैया ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। अगर उन्हें करिश्मा पसंद है तो मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। आज से वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ भाभी हैं। ऐसे समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है। बारात निकल चुकी थी। विजय शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार था। विवेक बारात में सबसे आगे नाच रहा था। बड़े ही धूमधाम से करिश्मा और विजय की शादी होती है और करिश्मा दुल्हन बनकर विजय के घर आ जाती है। सुनीता आरती उतारकर करिश्मा का गृह प्रवेश करवाती है। तब रमेश कहता है, अरे करिश्मा बहू, रात काफी हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो और आप लोग भी अपने अपने कमरे में आराम करिए। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह करिश्मा नहा धोकर रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बनाती है। उसने खाने में दाल मखनी, मटर पुलाव, वेज बिरयानी, रायता, तड़के वाली दाल और पालक पनीर बनाया था। खाना बनाकर करिश्मा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना परोस देती है और सभी खाना खाकर करिश्मा की तारीफ करते हैं। भाभी खाना बहुत अच्छा बना है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत गुणी है। अब मेरा घर सच में घर लगेगा। पता है करिश्मा, माँ तो कब से अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी। करिश्मा विजय की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। करिश्मा अब घर में काफी घुल मिल गई थी। विजय भी करिश्मा का बहुत ध्यान रखता था। आज रात के 8 बज रहे थे। विजय अपने कमरे में था। विवेक बाजार से लौटा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो सीधे किचन की ओर गया जहां करिश्मा खाना बना रही थी। भाभी ये लीजिए, मुन्नालाल की मशहूर केसर पिस्ता आइसक्रीम। मुझे पता ही आपकी फेवरेट है। थैंक यू विवेक, ये सचमुच मेरी फेवरेट है। देवर हूँ आपका, अपनी भाभी की पसंद का ख्याल ही रखना ही पड़ता है। चलिए अब जल्दी से खाकर बताइए कैसी लग रही है। करिश्मा खुश होकर आइसक्रीम खाने लगती है। तभी विजय वहां आ जाता है और करिश्मा को आइसक्रीम खाता हुआ देखकर मुस्कुराकर कहता है, ओहो, यहाँ तो आइसक्रीम पार्टी चल रही है। विवेक, तू तो बहुत स्मार्ट निकला, सिर्फ भाभी के लिए लाया। अरे भैया, आप तो बड़े भाई हैं, आप खुद जाकर खा सकते हैं। भाभी नई नई आई है, उनका स्वागत तो स्पेशल होना चाहिए ना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन करिश्मा किचन में सब्जी काट रही थी। तभी विवेक वहां आता है और कहता है, भाभी आप सारा काम अकेले ही करती हैं, लाइए मैं मदद करूं, मैं आलू छील देता हूँ। रहने दो विवेक, तुम जाकर अपनी एग्जाम की तैयारी करो। अरे पढ़ाई तो चलती रहेगी भाभी। वैसे आप खुश तो है ना यहाँ पे? भैया आपको परेशान तो नहीं करते ना? विजय बहुत अच्छे हैं और तुम तो इस घर के सबसे अच्छे इंसान हो। सबका कितना ख्याल रखते हो, इस घर की रौनक हो तुम। अरे नहीं भाभी, इस घर की रौनक तो आप है। भैया बहुत खुशकिस्मत है कि आप उन्हें मिली। विवेक और करिश्मा की काफी अच्छी जमती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन विजय ऑफिस से घर लौट रहा था। अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सुनीता को किसी का कॉल आया। हेलो, सुनीता स्पीकिंग। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या बात है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सुनीता के हाथों से फोन गिर जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर उन्हें बताता है, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। नहीं, मेरा विजय, मेरा बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सभी लोग मिलकर विजय का अंतिम संस्कार करते हैं। धीरे धीरे विजय की मौत को 1 महीना बीत चुका था। सुनीता का दुख अब कड़वाहट में बदल गया था। वो अपनी हर तकलीफ का जिम्मेदार करिश्मा को ठहराने लगी थी। माँ जी, चाय पी लीजिए। क्या पिला रही है? जहर? मेरे बेटे को तो खा ही गई, अब मुझे भी मार डाल। मनोज कहीं की, जिस दिन से आई है मेरा घर शमशान बन गया है। अरे सुनीता चुप हो जाओ, इसमें बच्ची का क्या दोष है? हमारा बेटा हमारी किस्मत में नहीं था, इसलिए वो चला गया। आप साइड मत लीजिए, इसके कदम ही खराब थे। कहते हैं पत्नी के आने से तो पति की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन मेरा बेटा तो दुनिया से ही चला गया। अब जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू से कैसा रिश्ता। सुनीता ऐसा कह रही थी कि तभी विवेक वहां आ जाता है और ये सारी बातें सुनकर कहता है, माँ आप ये कैसी गवारों वाली बातें कर रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी का कोई दोष नहीं है। वो तो बेचारी खुद इतने बड़े दुख से गुजर रही हैं। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। विवेक की बात सुनकर सुनीता गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तब करिश्मा कहती है, थैंक्स विवेक, मुझे समझने के लिए। ऐसा कहकर करिश्मा भी वापस किचन में चली जाती है। शाम को करिश्मा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास आकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों के लिए खाना बनाने की, मैं खुद ही बना लूंगी। आज के बाद ना ही तो मुझे तेरे हाथ का खाना खाना है और ना ही पानी पीना है। घर के बाकी काम कर, चल मेरी रसोई से निकल जा। ऐसा कहकर सुनीता करिश्मा को रसोई से निकाल देती है और खुद खाना बनाने लगती है और करिश्मा घर के बाकी काम करने लगती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन विवेक घर आता है और उसे करिश्मा कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? छत पर कपड़े धो रही है।
अब विवेक छत पर जाता है और देखता है कि करिश्मा ढेर सारे कपड़े धोने में लगी हुई है। विवेक करिश्मा को देखकर कहता है, अरे भाभी, आपका चेहरा इतना लाल क्यों दिख रहा है और क्या जरूरत है आपको एक साथ इतने सारे कपड़े धोने की? चलो उठो, नीचे चलो। ऐसा कहकर जैसे ही विवेक करिश्मा का हाथ पकड़ता है तो देखता है कि करिश्मा को बहुत तेज बुखार है। विवेक परेशान होकर कहता है, अरे ये क्या, आपको तो तेज बुखार है, चलो मेरे साथ नीचे चलो। विवेक, मुझे इतने कपड़े तो धो लेने दो वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। विवेक करिश्मा की बात को नहीं सुनता, उसे लेकर नीचे आता है और कमरे में कंबल उड़ाकर लेटा देता है। फिर अपनी माँ के पास आकर गुस्सा होते हुए कहता है, माँ, भाभी को बहुत तेज बुखार है, आपको उनसे इतना काम नहीं करवाना चाहिए। कैसे पत्थर दिल हो गई हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आता। देख विवेक, घर की बहू को तो घर के काम करने ही पड़ते हैं और तू उसकी कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहा है आजकल, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझा? माँ, आपसे तो बात ही करना बेकार है। ऐसा कहकर विवेक वहां से चला जाता है। वह अपने कमरे में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और बुखार की दवा लेता है और फिर रसोई में जाकर दूध गर्म करता है और करिश्मा के कमरे में जाकर उसे दूध और बुखार की दवा देते हुए कहता है, ये लो भाभी, दवा खा लो, आपको आराम आ जाएगा। करिश्मा विवेक से दवा लेकर खा लेती है और कहती है, विवेक, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, ये मेरा नसीब है और मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी। अगर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इस तरह से मेरी फिक्र करना लोगों की नजरों में कोई और ही रूप ले ले। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी, और फिर आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? है ही कौन यहाँ आपका ख्याल रखने वाला? ऐसे ही थोड़ा समय और बीत जाता है। एक दिन विवेक घर आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आज शाम को कॉलेज की गेट टुगेदर पार्टी है, आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं विवेक, एक विधवा पार्टी में नहीं जाती, माँ जी हंगामा कर देंगी। माँ जी जो बोलेंगी तो मैं सुन लूंगा, आप तैयार हो जाइए। करिश्मा की बहुत मना करने के बाद भी विवेक नहीं सुनता और उसे तैयार होने के लिए कहता है, भाभी, कॉलेज गेट टुगेदर में ब्लैक साड़ी ड्रेस कोड है, तो आप जल्दी से ब्लैक साड़ी निकाल कर पहन लो, फिर हम चलेंगे। लेकिन विवेक, मेरे पास तो ब्लैक साड़ी है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, हम अभी बाजार चलते हैं और ब्लैक साड़ी खरीद कर ले आते हैं, चलिए मेरे साथ। अब विवेक करिश्मा को बाजार ले जाता है और करिश्मा को एक बहुत सुंदर ब्लैक कलर की साड़ी दिलाता है। करिश्मा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद विवेक करिश्मा को पानी पूरी खिलाता है और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। घर आते ही सुनीता करिश्मा को देखकर गुस्से में कहती है, कल मुंह ही शर्म नहीं आती तुझे, विधवा होने के बाद मेरे बेटे के साथ ऐसे घूमते हुए। माँ जी, मैं तो मना करी थी लेकिन विवेक ही नहीं माना। हाँ हाँ, बना ले बहाना, मेरे एक बेटे को तो खा ही गई, तू अब अपनी मनहूसियत का साया मेरे दूसरे बेटे पर भी डाल दे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं भाभी को लेकर गया था, मुझसे बात करो, भाभी को कुछ मत कहो। सुनीता, रमेश बिल्कुल सही कहता है, तुम्हारा इस तरह से करिश्मा से बुरा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। कब तक तुम अपने बेटे की मौत का बदला अपनी बहू से लेती रहोगी? जा बेटा, ले जा इसे, पार्टी में जाकर इसकी उदासी थोड़ी कम तो होगी। अब करिश्मा अंदर जाकर तैयार होती है और विवेक के साथ कॉलेज की गेट टुगेदर पार्टी में जाती है। इतने दिनों बाद कॉलेज में सभी लोगों से मिलकर करिश्मा बहुत खुश होती है। विवेक भी स्टेज पर गाना गाता है और डांस करता है। स्टेज परफॉर्मेंस के बाद विवेक करिश्मा के लिए खाना लेकर आता है और कहता है, भाभी देखिए, आपकी पसंद के गोलगप्पे और पनीर टिक्का, आपने कुछ नहीं खाया है, चलो मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। विवेक करिश्मा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। पास खड़ी पड़ोसन कमला ये देख लेती है और अपने फोन में फोटो खींच लेती है। अगले दिन कमला सुनीता के घर पहुंचती है और आग में घी डालती है। सुनीता बहन, मैंने कल पार्टी में देखा तेरा बेटा विवेक अपनी भाभी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बहू ने अब देवर पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। मैंने पहले ही कहा था ये कुलक्षणी है, मेरे दोनों बेटों को बर्बाद कर देगी। सुनीता बहन, मैंने जो देखा तो बता दिया, अब आगे जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कमला वहां से चली जाती है। विवेक और करिश्मा जब घर लौटते हैं तो सुनीता करिश्मा से कहती है, बेशर्म, सुहाग मरा नहीं कि देवर के साथ पूरे शहर में दंदनाती फिर रही है, थोड़ी तो शर्म कर। माँ, शर्म भाभी को नहीं, आपको आनी चाहिए अपनी बहू के लिए ऐसी बातें सोचकर। तू चुप रह, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विवेक अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन करिश्मा बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी करिश्मा देखती है कि सामने से मोहल्ले की रागिनी अपने पति के साथ बाइक में बैठकर घूमने जा रही है। ये देखकर करिश्मा दुखी होते हुए मन ही मन सोचती है, कितनी खुशियां हैं रागिनी के जीवन में। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मेरे भी जीवन में खुशियां होती, लेकिन सब अपने अपने भाग्य की बात है। शायद मेरे भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं था। करिश्मा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी विवेक करिश्मा के पास अपनी बाइक लेकर आता है और कहता है, अरे मेरी प्यारी भाभी, भाभी सब्जी का झोला मुझे दो और मेरी बाइक पर बैठो, आज मैं आपको पानी पूरी खिलाने ले चलता हूँ। नहीं नहीं विवेक, मुझे घर पहुँचना है, माँ जी इंतजार कर रही होंगी, तुम रहने दो।
करिश्मा के बहुत मना करने के बाद भी विवेक नहीं मानता और करिश्मा को अपनी बाइक में बिठाकर सब्जी का झोला सामने रख लेता है। फिर वो दोनों सबसे पहले पानीपुरी की दुकान पर जाते हैं और विवेक करिश्मा को पानीपुरी खिलाता है। उसके बाद वो उसे आइसक्रीम पार्लर ले जाकर आइसक्रीम भी खिलाता है। विवेक अपने हाथों से करिश्मा को आइसक्रीम खिला रहा था, जो रागिनी अपने पति के साथ आइसक्रीम खाते हुए देख लेती है। रागिनी अपने घर जाकर अपनी सास कमला को सारी बातें बताती है और कमला पहुंच जाती है आग में घी डालने के लिए सुनीता के पास। क्या बताऊं बहन, तुम्हारी बहू ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहे थे। मेरी बहू ने तो अपनी आंखों से देखा। अभी भी समय है, अगर अपने बेटे को बचा सकती हो तो अपनी बहू के चंगुल से बचा, वरना देर ना हो जाए। आने दो, आज उसे अच्छी तरह खबर लूंगी मैं उसकी। कमला बातें करने के बाद अपने घर चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक करिश्मा को लेकर घर आता है। घर के अंदर आते ही सुनीता भड़कते हुए करिश्मा से कहती है, आ गई तू अपने देवर के साथ गुलछर्रे उड़ाकर। माँ, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं भाभी को सिर्फ पानी पूरी और आइसक्रीम खिलाने ले गया था। आखिर वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है। हाँ, तो उसे खुश रखने वाला सिर्फ तू ही बचा है क्या दुनिया में? मैं तो कहती हूँ आज ही उसे उसके मायके छोड़ा। तुझे उसका दुख बांटने की कोई जरूरत नहीं है, उसके मायके वाले देख लेंगे। माँ, भाभी कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी। ऐसा कहकर विवेक गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और करिश्मा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस घटना के बाद करिश्मा ने विवेक से बात करना छोड़ दिया था। वो विवेक से दूर दूर रहती थी। एक दिन विवेक करिश्मा के कमरे में आता है और कहता है, भाभी देखिए, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आया और इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। मैं आज शाम को ही जा रहा हूँ। करिश्मा विवेक की बात का कोई जवाब नहीं देती और विवेक अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद करिश्मा मन ही मन सोचती है, सच में विवेक, मुझे पता था तुम बहुत कामयाब होगे, बधाई हो। विवेक के जाने के बाद करिश्मा और भी दुखी हो जाती है और सुनीता का जुल्म लगातार बढ़ता जाता है। एक दिन सुनीता पंडित जी को फोन लगाती है और कहती है, पंडित जी, मैं आपसे विवेक के लिए लड़की देखने को कही थी, कुछ बात बनी कहीं पर? अरे नहीं नहीं बहन जी, दरअसल जहाँ भी रिश्ते की बात करो तो वो कहते हैं कि देवर और भाभी के बीच में कुछ चल रहा है और लोग इसीलिए विवेक के साथ अपनी लड़की का रिश्ता देने के लिए मना कर देते हैं। सुनीता फोन रखती है और गुस्सा होते हुए करिश्मा को आवाज देती है। करिश्मा दौड़कर वहां आती है। तब सुनीता कहती है, सारे जमाने में थू थू हो रही है कि देवर भाभी के बीच कुछ चल रहा है। तू यही चाहती है ना कि मेरे बेटे की शादी ना कर पाऊं और तू उससे शादी कर ले। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कल मुही निकल जा मेरे घर से इसी वक्त। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरे पति का घर है, मुझे यहाँ से मत निकालिए। आप कहेंगे तो मैं कभी भी विवेक से बात नहीं करूंगी, मुझे यहाँ रहने दीजिए। करिश्मा गिड़गिड़ाती रहती है और रमेश भी बहुत मना करता है, लेकिन सुनीता नहीं मानती और हाथ पकड़कर धक्का देते हुए करिश्मा को बाहर निकाल देती है। करिश्मा के पास अब अपने मायके वापस आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे करिश्मा दरवाजे पर आती है तो उसकी भाभी पल्लवी से देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, करिश्मा, तुम अकेली यहाँ आई हो? तुम्हारी सास, ससुर या देवर कोई साथ नहीं आया? नहीं भाभी, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ गई हूँ। क्या कहा तुमने? हमेशा के लिए आई हो? देखो करिश्मा, एक बार विदा होने के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। तुम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। मेरे पति की छोटी सी जॉब है, आखिर मुझे और मेरे पति को भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। तभी ममता वहां आ जाती है और करिश्मा को गले लगाकर कहती है, पल्लवी बहू, ऐसा क्यों कह रही है? तुझे तो पता है ना कि करिश्मा पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। हाँ करिश्मा बेटा, बैठ। ममता करिश्मा को बिठाती है, लेकिन पल्लवी गुस्से से अंदर चली जाती है। शाम को करिश्मा का भाई दिनेश से घर आता है। ममता उसे सारी बात बताती है और कहती है, बेटा अब करिश्मा यहीं रहेगी हमारे साथ। आखिर इस दुख में हम करिश्मा का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? ममता ऐसा कह ही रही थी कि तभी पल्लवी वहां आती है और गुस्से से कहती है, देखिए जी, अगर करिश्मा को यहाँ रहना है तो घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। मैं बता दे रही हूँ, मैं किसी को मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। और अगर आप मेरे बीच में आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रह लेना आप अपनी विधवा बहन के साथ। ऐसा कहकर पल्लवी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तब दिनेश करिश्मा को समझाते हुए कहता है, करिश्मा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी भाभी का नेचर कैसा है। कल से तुम ही घर संभाल लेना ताकि वो तुम्हें यहाँ रहने दे। भैया, मेरी किस्मत ने मुझसे इतना बड़ा मजाक किया है कि उसके आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी को किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब करिश्मा वहां नौकरानी की तरह काम करती है। पल्लवी कभी उससे ढेर सारे कपड़े धुलवाती, कभी पूरे घर की डस्टिंग करवाती और ताने मारती वो अलग। पल्लवी का जुल्म हर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन करिश्मा का भाई उसकी माँ पल्लवी से कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो पल्लवी करिश्मा को घर से ही निकाल देगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन करिश्मा किसी काम से घर से बाहर गई थी। तब पल्लवी ममता और दिनेश से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि करिश्मा की अभी उम्र ही क्या है और वैसे भी लड़कियां जिंदगी भर मायके में बैठी अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने गांव के रामप्रीत से करिश्मा के बारे में बात की है। रामप्रीत रिश्ता करने के लिए तैयार है। 1-2 दिन में वो करिश्मा को देखने आएगा। अच्छा खासा पैसे वाला है वो। पहली पत्नी मर गई है, अगर बात बनी तो हम दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगे। लेकिन बहू,
रामप्रीत तो उम्र में करिश्मा से बहुत बड़ा है। करिश्मा कभी भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। माँ जी, करिश्मा को कोई सपनों का राजकुमार नहीं मिलने वाला अब। भलाई इसी में है कि करिश्मा को समझा बुझाकर रामप्रीत से उसकी शादी करा दी जाए, वरना जिंदगी भर विधवा बैठी रह जाएगी आपकी बेटी। हाँ, माँ पल्लवी ठीक कहती है। वैसे भी करिश्मा जब से इस घर आई है तब से लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, और सिर्फ उम्र ही तो ज्यादा है रामप्रीत की, और तो कोई बुराई नहीं है उसमें। पल्लवी, तुम रामप्रीत को बुला लो। इधर जहां करिश्मा का रिश्ता रामप्रीत के साथ करने की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ विवेक अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ और पिताजी से कहता है, माँ पिताजी, पता है आपको, मैं जिस इंटरव्यू के लिए गया था वो जॉब मुझे मिल गई है। बहुत अच्छी सैलरी और पोस्टिंग भी अपने शहर में ही है। जल्दी मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब जल्दी ही मैं तेरी भी शादी करके घर में बहू ले आऊंगी। हाँ विवेक बेटा, आज अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता तो ये देखकर बहुत खुश होता। पिताजी भैया नहीं है तो क्या हुआ, भाभी है, मैं उन्हें भी जल्दी से खुशखबरी देकर आता हूँ। कहाँ है वो? भाभी, भाभी कहाँ हो आप? ये कहकर विवेक पूरे घर में करिश्मा को ढूंढता है, लेकिन करिश्मा उसे कहीं भी नहीं मिलती। तब वो अपनी माँ से आकर पूछता है, माँ करिश्मा भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? कहीं बाहर गई है क्या? नहीं बेटा, करिश्मा घर में नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जाने के बाद उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और वो यहाँ से अपने मायके चली गई। माँ, ये क्या किया आपने? भाभी को घर से निकाल दिया? अरे शर्म नहीं आया आपको ऐसा करते हुए? एक औरत होकर आप दूसरी औरत का दुख भी नहीं समझ पाई। पता नहीं किस हाल में होगी वो। मैं अभी जा रहा हूँ उन्हें लेने के लिए। विवेक, उसका पति दुनिया से चला गया। अब उसका ठिकाना उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका मायका है। अगर वो यहाँ रहेगी तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या क्या कहेंगे, इसीलिए उसे वहीं रहने दे। माँ, किन लोगों की बात कर रही हो आप? जो सिर्फ बातें करना जानते हैं, आपका सुख दुख में साथ देना नहीं। मैं ऐसे लोगों की बातों को नहीं मानता। मैं जा रहा हूँ भाभी को वापस लाने और उन्हें वापस लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर विवेक बाहर निकलता है और अपनी बाइक उठाकर करिश्मा को लेने के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रामप्रीत रिश्ता लेकर करिश्मा के घर आता है। रामप्रीत और करिश्मा के घर वाले बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी करिश्मा बाहर से आती है। तब पल्लवी उससे कहती है, आओ करिश्मा, रामप्रीत को तो तुम जानती हो, हमने तेरी शादी रामप्रीत से तय कर दी है। रामप्रीत तुझे रानी बनाकर रखेगा। क्या भाभी, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी? आपने सोचा भी कैसे कि मैं इस बुढ़े रामप्रीत से शादी कर लूंगी? वो मेरे पिता की उम्र का है। आप मुझे बेचना चाहते, मैं मर जाऊंगी पर ये शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर रामप्रीत गुस्सा होते हुए कहता है, अरे भाई बहन जी, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि इस विधवा औरत से कौन राजकुमार शादी करता है। ऐसा कहकर रामप्रीत गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। तब पल्लवी गुस्सा होते हुए करिश्मा से कहती है, नखरे तो देखो महारानी के, एक तो मायके में आकर बैठ गई, ऊपर से इसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार चाहिए। भाभी, आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हो? मुझे